हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल आंसर वर्ल्ड पे। आज के सेशन में हम उत्तर प्रदेश 2025-26 का कंप्लीट बजट कवर करेंगे। इसके बाद आपको और कोई दूसरा लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उत्तर प्रदेश स्टेट के किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज का ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम्स में 4-5 क्वेश्चंस तो पूछ ही लिया जाता है बजट से। ओके, लेक्चर पूरा एंड तक देखिएगा, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें कवर करेंगे हम। ओके, लेट्स स्टार्ट। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 की हाइलाइट्स ऑफ द बजट। ठीक है, देखो मैं इसे हिंदी में भी पढ़ दूंगी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, पूरे बजट का साइज़ कितना है, आकार कितना है बजट का? 8,08,736 करोड़ रुपए का। ठीक है, इसको आप एकदम अच्छे से रट लेना। इसको आप 4-5 बार बोलोगे ना, 8,08,736 करोड़, तो आपको याद हो जाएगा अपने आप ही। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है? कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? पूंजीगत व्यय। तो पूंजीगत व्यय हमारा कितना है? 20.5% ऑफ द टोटल बजट। अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है? देखो, ऐसा पैसा जो सरकार एसेट्स बनाने में खर्च करती है उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। एसेट्स में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर देखो आएगा, रोड, रेलवेज, बिल्डिंग्स, हेल्थ केयर आता है, हॉस्पिटल्स, ये सारी चीज़ें आती हैं हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर में। ठीक है, अब हम देखो टॉप 5 एलोकेशन देख लेते हैं कि हमारे बजट का टॉप 5 एलोकेशन कहाँ कहाँ गया है। देखो, नंबर 1 पे है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यानी कि बुनियादी ढांचे के विकास में 22% खर्च हुआ है हमारे बजट का। शिक्षा में 13%, कृषि और संबंध सेवाओं में 11%। संबंध सेवाओं में मतलब एलाइड सर्विसेज में क्या क्या चीज़ें आती है? फिशरीज और हॉर्टिकल्चर, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो एलाइड सर्विसेज में आती है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर और एलाइड सर्विसेज में 11%, मेडिकल और हेल्थ यानी कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में 6%, सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स यानी कि सामाजिक सुरक्षा प्रोग्राम्स में 4%। ये टॉप 5 जगह हैं जहाँ पे बजट का एलोकेशन हुआ है। ओके, देखो अब हम इसको टर्म्स में भी याद कर लेते हैं कि मतलब नंबर्स में भी याद कर लेते हैं कि कहाँ पे कितना पैसा खर्च हुआ है। ओके, शिक्षा में कितना खर्च हुआ है? 1,06,360 करोड़। ऊर्जा में 61,000 करोड़। स्वास्थ्य में 50,550 करोड़। लोक निर्माण में 36,855 करोड़। पुलिस में 40,868 करोड़। नमामि गंगे में 25,449 करोड़। नगर विकास में 25,308 करोड़। ग्रामीण विकास में 25,014 करोड़। भारी और मध्यम उद्योग में 23,999 करोड़। पंचायती राज में 19,174 करोड़ और परिवहन में 1,400 करोड़, 1,406 करोड़। देखो टॉप 5 तो आप अच्छे से याद रखना। ओके, शिक्षा में कितना खर्च हुआ है हमारा? 1,06,000 करोड़। वैसे तो टॉप इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में और सारी चीज़ें बस में काउंट है, इस वजह से वो 22% है। लेकिन केवल इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे तो ये 36,000 करोड़ रुपए है। ठीक है, स्वास्थ्य में कितना है? 50,000 करोड़। ऊर्जा में 61,000 करोड़। ये सारी चीज़ें आप याद कर लेना एक बार। ओके, पढ़ लोगे ना, एक मतलब 4-5 बार पढ़ लोगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी आपको। ठीक है, आगे चलते हैं हम। एलोकेशन ऑन मेजर स्कीम्स। ठीक है, अब मेजर स्कीम्स में कितना कितना एलोकेट हुआ है ये हम देख लेते हैं। देखो यहाँ से रिपीटेड क्वेश्चंस बनते हैं। ये जो चीज़ हमने कवर की ना कि विभिन्न विभागों को कितना आवंटन हुआ है, यहाँ से कई बार PYQs बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ से कंटिन्यूसली क्वेश्चंस पूछा जाता है। और सेम इसके साथ भी है, प्रमुख योजनाओं के लिए कितना आवंटन है, ये भी आपको टॉप 10 तो याद ही रखना है। इसके नंबर्स भी आपको याद होने चाहिए। टॉप 10 तो सबसे ज़्यादा खर्च हमारी सरकार ने किस पे किया है? सर्व शिक्षा अभियान पे किया है, 23,000 करोड़ रुपए। ओके, 23,012 करोड़ रुपए। दूसरे नंबर पे क्या है? जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन पे 16,000 रुपए करोड़ खर्च हुए हैं। तीसरे नंबर पे मनरेगा है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इस पे 5,372 करोड़ रुपए का खर्च किया है सरकार ने। चौथे नंबर पे प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 ग्रामीण पे 4,881 करोड़। PM शहरी पे 3,150 करोड़ और 2.0 शहरी पे 1,731 करोड़ रुपए। ठीक है, आपको मैंने बताया ना टॉप 10 तो आपको ये एकदम डेटा रटा होना चाहिए। ठीक है, मैंने बताया ना 4-5 बार पढ़ लो तो चीज़ें याद हो जाती हैं। टॉप 5 ये हुआ। अब और देखते हैं नंबर 6, 7, 8, 9, 10 पे क्या है। 6 पे एकीकृत बाल विकास पे 4,118 करोड़ रुपए। पेंशन पे 13,648 करोड़ रुपए।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पे 1088 करोड़, अमृत 2.0 मिशन पे यानी कि अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन पे कितना 4100 करोड़ रुपए, आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन पे 2000 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने खर्च किया है। टॉप 10 आपको रटे होने चाहिए, आपको कैसे भी करके याद करने ही है क्योंकि PYQs काफ़ी बने हैं यहाँ से। ओके, हम चलो की पॉइंट्स हम देख लेते हैं, फैक्ट्स और फिगर्स वगैरह देख लेते हैं। ठीक है, बजट का साइज़ तो हमने डिस्कस कर लिया ना, कितना है बजट का हमारा साइज़, एक बार आप खुद से बोलो, 8,08,736 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, इसमें से नई स्कीम्स पे कितना एलोकेट हुआ है, देखो ये PYQ में पिछले साल के PYQ में ये दो दो स्टेटमेंट्स दिए थे, PCS वाले में आपको इनकरेक्ट बताना था, तो न्यू स्कीम्स एलोकेशन का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी रटना है। 28,468, यार नहीं, 28,478 करोड़ रुपए। ओके, टोटल रेवेन्यू कितना है हमारा, मतलब कि कुल प्राप्तियां कितनी है, 7.79 लाख करोड़। इसमें टोटल रेवेन्यू में क्या क्या इंक्लूड है, देखो रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स को इंक्लूड किया गया है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स माने राजस्व प्राप्तियां, कैपिटल रिसिप्ट्स माने पूंजीगत परिव्यय। ठीक है, इसको हम एक बार समझ लेते हैं कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसको एक बार हम अच्छे से समझ। रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होता है, जहाँ पे सरकार को टैक्सेस वगैरह के माध्यम से पैसा आ रहा है। ठीक है, जैसे कि GST हो गया, वैट हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, जिस पर सरकार पे कोई लाइबिलिटी नहीं है, बस पैसा आ रहा है टैक्सेस वगैरह से और नॉन टैक्स वगैरह से। ठीक है, जो चालान वगैरह हम भरते हैं, तो क्या होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट्स में टैक्स और नॉन टैक्स जहाँ से पैसा आ रहा है हमारा। ओके, कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होता है, हमारे सरकार अपनी कोई प्रॉपर्टी जब बेचती है, कोई कंपनी बेच रही है, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी बेच रही है, बेसिकली डिस इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो वहाँ से जो पैसा आता है वो कैपिटल रिसिप्ट होता है। ठीक है, ओके, तो कितना है टोटल रेवेन्यू हमारा, 7.79 लाख करोड़ है। रेवेन्यू रिसीट कितना है, 6.62 लाख करोड़ है। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको ये लर्न होना चाहिए। ओके, कैपिटल रिसीट कितना है, 1.16 लाख करोड़। टैक्स रेवेन्यू कितना है हमारा, टैक्स रेवेन्यू मतलब कर प्राप्तियां, टैक्स रेवेन्यू इज 5.50 लाख करोड़। इसमें से स्टेट्स ओन टैक्स रेवेन्यू मतलब कि राज्य का स्वयं का राजस्व कितना है, 2.95 लाख करोड़ राज्य का स्वयं का राजस्व है। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू कितना है, 2.95 लाख करोड़ है। और इसमें से सेंटर का कितना योगदान है, सेंट्रल सेक्टर का मतलब सेंट्रल टैक्सेस से 2.55 लाख करोड़। ओके, अब चलो, अब हम देख लेते हैं कि जो राज्य का स्वयं का राजस्व है वो कहाँ कहाँ से आता है, किस किस जगहों से हमें स्टेट्स ओन टैक्स रेवेन्यू मिलता है। देखो, सबसे ज़्यादा हमें GST से मिलता है ना, 44.2% GST से मिल रहा है। दूसरे नंबर पे हमारा क्या है, एक्साइज ड्यूटी, राज्य आबकारी से 21.4%। तीसरे नंबर पे क्या है हमारा, 15.4% पे वैट, वैल्यू एडेड टैक्स से हमारा 15.4% आता है राज्य का स्वयं का राजस्व में। ओके, नंबर 1 इज़ GST, नंबर 2 इज़ एक्साइज ड्यूटी, नंबर 3 इज़ वैट। और बाकी भी आप देख लो, स्टाम्प एवं निबंधित शुल्क से 38,000 करोड़ है ना, वाहन शुल्क से 14,000 करोड़, विद्युत देयक से 3,500 करोड़, भू राजस्व से 625 करोड़, GST से कितना, 130,000 करोड़। ओके, एक्साइज ड्यूटी से 63,000 करोड़। ये था हमारा राज्य का स्वयं का राजस्व। राज्य का गैर कर राजस्व मतलब कि नॉन टैक्स रिसीट से कितना आता है, 24,000 करोड़ रुपए। केंद्रीय कर आंतरण मतलब कि सेंट्रल जो एड्स प्रोवाइड करती है उसमें से कितना, 2,55,000 करोड़ रुपए। केंद्रीय अनुदान सहायता से कितना, 87,000 करोड़ रुपीस। ओके, हम आगे चलते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर कितना है हमारा, जैसे हमने रिसिप्ट्स देखा ना, टोटल रिसिप्ट्स कितना था, टोटल रेवेन्यू, वैसे ही रेवेन्यू मतलब कि जो पैसा सरकार का कहाँ से आया, और एक्सपेंडिचर का मतलब होता है पैसा सरकार कहाँ खर्च कर रही है। ओके, तो सरकार टोटल एक्सपेंडिचर कितना कर रही है, 8.08 लाख करोड़। ठीक है, जिसमें कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूड है। हम एक बार रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी समझते हैं। ओके, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आता है, जो भी सरकार के डेली खर्च हैं, ठीक है, रोज़मर्रा के खर्चे, जैसे कि एम्प्लॉयज़ को सैलरी देना है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आती हैं। तो कितना है वो, 5.83 लाख करोड़ रुपीस हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, हमने अभी ऊपर डिस्कस किया ना, जो पैसा सरकार एसेट्स बनाने में, एसेट्स को क्रिएट करने में खर्च करती है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है।
एसेट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, ये सारी चीज़ें। ओके, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, 2.25 लाख करोड़ रुपीज़। आगे चलते हैं। अच्छा देखो, ये वही सारा डेटा दोबारा से लिखा हुआ है, आप एक बार से पढ़ लो। ओके, सेम वही डेटा है जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया। कंसोलिडेटेड फंड डेफिसिट। अच्छा देखो, राज्य सरकार का भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट होता है ना, तो डेफिसिट क्या होता है, उसमें से फंड रिसिप्ट्स माइनस फंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, मतलब फंड्स में कितना पैसा आ रहा है और कितना खर्च हो रहा है, उसका जो घाटा हो रहा है वो हमारा कंसोलिडेटेड फंड डेफिसिट होता है। कितना है वो, 29,493 करोड़ रुपए। ओके, फिजिकल डेफिसिट कितना है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारी राज्य का फिजिकल डेफिसिट कितना है, 91,399 करोड़, जो कि स्टेट की कुल जीडीपी का कितना है, 2.97% है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। और फिजिकल डेफिसिट कितना है, ये वाला, ये आप एकदम अच्छे से रट लेना है आपको। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है ये तो आपको पता है ना, बताने की ज़रूरत नहीं है। टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल रिसिप्ट्स में से टोटल एक्सपेंडिचर माइनस कर देते हैं, उसमें से बोरोइंग्स को हटा करके, तो वो होता है हमारा फिजिकल डेफिसिट। ओके, फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा होगा, इसका क्या मतलब होता है कि सरकार हमारी ज़्यादा पैसा बोरो करी है, तो ये हमेशा मतलब इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसको सरकार को हमेशा कम रखना चाहिए। तो कितना है अभी हमारी सरकार का, 2.97% ऑफ जीएसडीपी। रेवेन्यू सरप्लस कितना है, राजस्व अधिशेष 79,516 करोड़ रुपीज़। ओके, आगे चलते हैं। देखो अब हमारा रुपया आता कहाँ से है और रुपया जाता कहाँ पे है, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो देखो सबसे ज़्यादा पैसा हमारे पास कहाँ से आता है, 37.4% हमें राज्य का स्वयं का राजस्व यानी कि स्टेट्स ओन टैक्स रेवेन्यू से हमें सबसे ज़्यादा पैसा आता है। कितना, 37.4%। दूसरे नंबर पे 32.4% पे केंद्रीय कर आंतरण यानी कि सेंट्रल टैक्स के शेयर से पैसा आता है। दूसरे नंबर पे क्या है, गैर कर, सॉरी, दूसरे नंबर पे केंद्रीय कर अंतरण। तीसरे नंबर पे बोरोइंग्स आती है, तीसरे नंबर पे हमारी बोरोइंग्स है 14.4% पे। ओके, चौथे नंबर पे सेंट्रल से जो ग्रांट इन एड्स आते हैं, कितना आता है, 11.1% हमारा सेंट्रल ग्रांट इन एड्स आते हैं, यानी कि केंद्रीय अनुदान सहायता। पाँचवें नंबर पे क्या है हमारा, नॉन टैक्स रिसीट्स, जो कि 3.1% है, और हिंदी में क्या कहते हैं इन्हें, गैर कर राजस्व, मतलब 3.1% है हमारा गैर कर राजस्व। टॉप 5 आपको याद करने हैं। नंबर 1 पे है राज्य का स्वयं का राजस्व 37.4%। दूसरे नंबर पे है केंद्रीय कर आंतरण, जो कि कितना है, 32.4%। तीसरे नंबर पे है बोरोइंग्स, जो कि कितना है, 14.4%। चौथे नंबर पे सेंट्रल ग्रांट इन एड है, जो कि है 11.1%। और पाँचवें नंबर पे नॉन टैक्स रिसीट्स है, जो कि 3.1% है। और बाकी आप ऐसे ही देख लो, 5 आपको याद होने चाहिए। चलो, अब हमने देखा रुपया कहाँ से आता है, अब रुपया हमारा जाता कहाँ पे है ये भी हम एक बार देख लेते हैं। ओके, तो सबसे ज़्यादा खर्च हमारा कहाँ होता है, देखो 20.4% हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमारा सबसे ज़्यादा खर्च होता है। पूंजीगत व्यय में हमारा 20.4% खर्च आता है। सॉरी, फिर दूसरे नंबर पे क्या है हमारा, 16.8% पे अदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब अन्य व्यय हमारे कितने हैं, 16.8% है। तीसरे नंबर पे क्या है, 12.4% पे तीसरे नंबर पे आता है हमारा वेतन सरकारी कर्मचारी, ठीक है, सैलरीज देने में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को। चौथे नंबर पे क्या है हमारा, पेंशन आता है, 11.2% हम पेंशन देने में खर्च करते हैं। चौथे नंबर पे सैलरीज एडेड इंस्टीट्यूशंस आता है 9.8% पे। ठीक है, हमने देखा कितना, 5 देख लिया हमने टॉप 5। ओके, बाकी आप ऐसे ही बस एक बार देख लेना, उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं बाकी। ठीक है, 7.9% देखो कर्ज अदायगी मतलब इंटरेस्ट पेमेंट पर जाता है हमारा। 6.4% किस में जा रहा है, ब्याज भुगतान में जा रहा है ना। तो इसी तरीके से आप देख लो एक बार, रुपया हमारा आता कहाँ से है और रुपया हमारा जाता कहाँ पे है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिजिकल स्टेबिलिटी एंड इम्प्रूवमेंट, इस पर थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ओके, सही है। यानी कि राजकोष की स्थिति में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देखो उत्तर प्रदेश हमारा लीडिंग स्टेट्स की कैटेगरी में आ गया है ना।
ओके, आगे चलते हैं। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स यानी कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक के अनुसार देखो कितना हो गया हमारा, 37% से बढ़ कर के 45.9% आ गया है। ठीक है, 45.9% आ गया है 2022-23 में। क्या चीज़? राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखना। ओके, कैपिटल एक्सपेंडिचर में ग्रोथ कितनी देखी गई है? देखो, इंक्रीज हुआ है हमारा 14.8% से 19.3% तक आ गया है, जो कि हायर देन अदर स्टेट्स। ठीक है, बाकी स्टेट्स के मुकाबले उत्तर प्रदेश में कैपिटल एक्सपेंडिचर काफ़ी बढ़ा है। देखो, 5% का इजाफा हमें देखने को मिल रहा है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे याद रखना। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एक्सपेंडिचर पे कितना खर्च हो रहा है, यानी कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, इस पे कितना खर्च हो रहा है? 6.5%। पहले 2018-19 में कितना होता था? 4.9% होता था, अब बढ़ करके 6.5% पे ये आ गया है। फिजिकल डेफिसिट रिमेन्स विद इन दी प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट हमारा लिमिट में है, यानी कि राजकोषीय घाटा मतलब उतना भी ज़्यादा नहीं है। कितना है? 2.97% ऑफ GSDP है। अच्छा, आरबीआई रिपोर्ट फाइंडिंग्स के अनुसार देखो, राज्य का स्वयं का जो राजस्व होता है उसमें उत्तर प्रदेश की रैंक क्या है? सेकंड रैंक है। नंबर 1 पे कौन है? महाराष्ट्र है। और स्टेट्स ओन टैक्स रेवेन्यू में उत्तर प्रदेश की सेकंड रैंक है। ग्रोथ कितनी देखने को मिली है? 9.9% से 11.6% देखने को मिली है फ्रॉम 2022 टू 2025। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको अच्छे से याद रखना। अच्छा देखो, उत्तर प्रदेश सरकार का जो इंटरेस्ट पेमेंट का रेशियो है वो कम है बाकी स्टेट्स के मुकाबले। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम पैसा कम बोरो कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ ना, लोअर इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर का मतलब कि हम कम पैसा उधार ले रहे हैं, तभी हमें कम इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ रहा है। ओके, हाइयर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर रेशियो देन नेशनल एवरेज। ठीक है, नेशनल एवरेज का जो रेशियो है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में, उससे हमारा ज़्यादा है। ठीक है, ऑल स्टेट्स एवरेज कितना है? 10.9% से 12%, और उत्तर प्रदेश का कितना है? 13.8% से 16.7%। ओके, हेल्थ केयर एक्सपेंडिंग देखो, नेशनल एवरेज से ज़्यादा हम हेल्थ केयर में स्पेंड कर रहे हैं। ओके, ये भी पॉइंट आपको याद में रखना है। नेशनल एवरेज से ज़्यादा हम हेल्थ केयर पे पैसा खर्च कर रहे हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ग्रोथ रेट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी 2017-18 में कितनी थी? 12.89 लाख करोड़ थी। एस्टिमेटेड इकोनॉमी कितनी है 2024-25 में? इस बार कितनी हो जाएगी? देखो, 2017-18 में कितनी थी? 12.89 लाख करोड़ थी, और 24-25 में अनुमानित कितनी है? 27.51 लाख करोड़। ऑलमोस्ट डबल हो गई है इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखना। स्टेट जीडीपी ग्रोथ रेट कितना है? 11.6%, जो कि कितना हाइयर है हमारे नेशनल एवरेज से। नेशनल एवरेज कितना है? 9.6% है। और यूपी का कितना है जीडीपी ग्रोथ रेट में? 11.6%। पर कैपिटा इनकम ग्रोथ यानी कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है? देखो, 2016-17 में कितनी थी? 52,671 रुपये थी। 19-20 में 65,000। 23-24 में 93,514 रुपीज़ हो गई है हमारी प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश के नागरिकों की। ठीक है, अब हम की प्रोविजंस ऑफ द बजट देख लेते हैं कि बजट में क्या क्या नई चीज़ें, नई स्कीम्स, नए प्रोविजंस क्या क्या हैं, वो हम एक बार देख लेंगे। ओके, देखिए, 4 नए एक्सप्रेसवेज के लिए बजट एलोकेट किया गया है। पहला है हमारा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे टू गंगा एक्सप्रेसवे। ये बेसिकली क्या करेगा? लिंक करेगा हमारे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से इन कौसिया, हरदोई एंड फरुखाबाद, और इसके लिए 900 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। किसके लिए? आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे टू गंगा एक्सप्रेसवे। दूसरा है हमारा विंध्या एक्सप्रेसवे। ये मतलब इसके लिए कॉरिडोर है जो कि कनेक्ट करेगा गंगा एक्सप्रेसवे को सोनभद्र से। ठीक है, सोनभद्र जिले से गंगा एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करने के लिए विंध्या एक्सप्रेसवे के लिए बजट एलोकेट किया गया है 50 करोड़ रुपए का। किसके थ्रू करेगा? प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी और चंदौली के थ्रू। ओके, गंगा एक्सप्रेसवे एक्सटेंशन, देखो मेरठ से हरिद्वार के लिए एक्सटेंशन किया गया है गंगा एक्सप्रेसवे में, और 50 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। चौथा हमारा बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे, इसके लिए भी 50 करोड़ प्रपोज किया गया है। ओके, नेक्स्ट देखो, स्कूटीज़ प्रोवाइड की जा रही है मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को। गर्ल्स जो कि रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत रजिस्टर्ड हैं, उनके लिए देखो ये 400 करोड़ रुपए का बजट लिया गया है, इन्हें स्कूटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। ओके,
और गर्ल्स जो हायर एजुकेशन परस्यू करिए केवल उनके लिए है। ओके, 400 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया है इस स्कीम के लिए। थर्ड पॉइंट है हमारा, देखो आदर्श स्मार्ट नगर बनाने की योजना है। 58 म्यूनिसिपैलिटीज़ को स्मार्ट सिटीज़ में कन्वर्ट किया जाएगा और इसका नाम क्या है, आदर्श स्मार्ट नगर। ठीक है, 2 फ्री सिलेंडर्स दिए जाएंगे हमारी उज्ज्वला स्कीम के अंडर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। 1050 करोड़ रुपए का फार्मर वेलफेयर फंड बनाया गया है, किसके लिए, फार्मर्स के लिए, ताकि वो वित्तीय सहायता प्रदान कर सके एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी के केस में। ठीक है, 1050 करोड़ रुपए का फार्मर वेलफेयर फंड फॉर फार्मर्स। ओके, अच्छा देखो, राजस्व विभाग में जो लोग काम करते हैं उनके लिए 24 करोड़ रुपए बजट प्रोवाइड किया गया है फॉर स्मार्टफोन और लैपटॉप्स। ठीक है, ऑफ द स्टेट फॉर ऑनलाइन वर्क ताकि वो कर सकें हमारा। ठीक है, सातवां पॉइंट है हमारा सोलर एनर्जी। देखो 500 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट प्रपोज्ड है जालौन में और 200 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट इन झांसी। ये 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है कि जालौन और झांसी में हमारे 2 सोलर पावर प्रोजेक्ट्स प्रपोज्ड हैं। टारगेट क्या है हमारा, देखो 22,000 मेगावाट जनरेशन हमें करना है अंडर यूपी सोलर एनर्जी पॉलिसी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना। ठीक है, सोलर सिटी हमारी इस्टेब्लिश की जा रही है, बनाई जा रही है अयोध्या में और 16 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस में। ठीक है, आठवां पॉइंट है हमारा, यूपी सेमीकंडक्टर पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है और उत्तर प्रदेश क्या है, चौथा स्टेट बन गया है इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। सेमीकंडक्टर्स देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं ना, सिलिकॉन लिथियम, ये सारी चीज़ें है ना, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश ने भी ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट करके चौथा राज्य बन चुका है। 8 डेटा सेंटर पार्क्स, देखो 8 डेटा सेंटर पार्क्स को बनाया जा रहा है। कोई क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि बजट में कितने डेटा सेंटर पार्क्स को बनाने का प्रोविज़न है, तो टोटल 8 डेटा सेंटर पार्क्स को बनाने का प्रोविज़न है और इसके लिए 30,000 रुपये इन्वेस्टमेंट लगेगा। आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री मास मैरिज स्कीम के अंडर कितना रुपया एलोकेट किया गया है, 550 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं ताकि ग्रांट्स प्रोवाइड किए गए हैं ताकि मैरिज फॉर गर्ल्स। ठीक है, और ये ऑल कैटेगरीज ऑफ वेमेंस के लिए है। ओके, 2,980 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया है डेस्टिट्यूट वुमेन पेंशन स्कीम के अंडर। ओके, 700 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं सीएम कन्या सुमंगला स्कीम के अंडर। ओके, रुपीज़ 1,424 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया है डिसेबल्ड मेंटेनेंस ग्रांट स्कीम के अंडर। 900 करोड़ रुपए फॉर दी जनरल कैटेगरी प्री 10th एंड 10th पोस्ट 10th स्कॉलरशिप स्कीम के लिए एलोकेट किया गया है। ये सारे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार ऐसे देख लो। ओके, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी हमारी सेटअप करने का प्रोविज़न है हमारे बजट में फॉर टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इन साइबर सिक्योरिटी। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी। मॉडर्नाइजेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए भी प्रोविजंस हैं, नॉट सो इम्पोर्टेंट। क्या होगा, स्मार्ट क्लासेस बनाएंगे, लेबोरेटरीज बनाएंगे स्कूल्स और पॉलिटेक्निक्स में। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है हमारा। कामगार अड्डा के अंडर क्या क्या, देखो लेबर्स के लिए हमारे कैंटीन, ड्रिंकिंग वाटर, बाथरूम एंड टॉयलेट फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने के लिए बजट एलोकेट किया गया है। अच्छा, हमारी राज्य सरकार ने ज़ीरो पावर्टी अभियान लॉन्च किया है गरीब परिवारों के लिए। इसका एम क्या है, देखो इसका एम ये है कि हम उनकी बेसिक नीड्स को पूरा कर दें और उनकी एनुअल इनकम को कितना लेकर आएँ, 1,25,000 तक उनकी एनुअल इनकम को लेकर आएँ। ज़ीरो पावर्टी अभियान लॉन्च कब हुआ था हमारा, 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जयंती के उपलक्ष्य में। ओके, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद करना। ज़ीरो पावर्टी अभियान पुअरेस्ट फैमिलीज़ के लिए है, उनकी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए और उनकी एनुअल इनकम को 1,25,000 तक लाने के लिए। अब देखो, फोकस ऑन रिलीजियस टूरिज्म पे भी काफ़ी फोकस हुआ है हमारे बजट पे। बांके बिहारी जी महाराज टेम्पल कॉरिडोर का निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए फॉर लैंड परचेज और 50 करोड़ रुपए फॉर कंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, बांके बिहारी जी महाराज टेम्पल कॉरिडोर के लिए कहाँ पे है, मथुरा वृंदावन में 150 करोड़ रुपए प्रपोज्ड है। माँ विंध्यवासिनी टेम्पल डेवलपमेंट, ये कहाँ पे, माँ विंध्यवासिनी टेम्पल मिर्ज़ापुर में, इसके लिए 100 करोड़ रुपए फॉर लैंड एक्विजिशन और एडिशनल 100 करोड़ रुपया दिया गया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ परिक्रमा पाथ। ओके, आगे चलते हैं। टेम्पल रेनोवेशन के लिए 30 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया है फॉर रेनोवेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंजर्व्ड टेम्पल। और देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है हमारा।
वेद ज्ञान केंद्र इन नैमी नैमी शरायन सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है, इसके लिए 100 करोड़ रुपए प्रपोज्ड है। ओके, ये चीज़ आप याद रखना कि सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है। आगे चलते हैं। 100 करोड़ रुपए प्रपोज्ड है हमारे फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ महात्मा बुद्धा एग्रीकल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। ये कहाँ पे बन रही है हमारी? कुशीनगर में बन रही है, और इसके लिए 100 करोड़ रुपए प्रपोज्ड है। ये याद रखना कि ये यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही है? कुशीनगर में बन रही है। ओके, अब चलो 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की ओर हमारा उत्तर प्रदेश है। इसके क्या क्या प्रमुख कारक हैं? देखो, निर्माण प्रधान विकास कर रही है हमारी सरकार, संतुलित क्षेत्रीय विकास हो रहा है, तकनीक सक्षम विकास हो रहा है, मूल्य श्रृंखला दक्षता हो रही है, निजी भागीदारी बढ़ रही है, स्टार्टअप्स को और नवाचार को भी प्रोत्साहन मिल रहा है ना। मुख्य क्षेत्र क्या है हमारी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की ओर? उद्योग हमारा कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, पर्यटन, आईटी एवं ईएस। ओके, सहायक क्षेत्र क्या क्या है? ऊर्जा, शिक्षा और कौशल विकास, बुनियादी ढांचा, शहरी विकास और स्वास्थ्य। अच्छा देखिए, वैसे तो इसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर है इस पीडीएफ में, लेकिन अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ छूट रही है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश खन्ना जी का बजट अभिभाषण एक बार देख लेते हैं। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। देखिए, वर्ष 2024-25 में हमारी स्टेट की जीडीपी 27.51 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, कितना रहने का अनुमान है? 27.51 लाख करोड़ स्टेट जीएसडीपी। देखिए, किसानों के लिए क्या प्रयास किए गए हैं? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लगभग 3 करोड़ कृषकों को लगभग 79,500 करोड़ रुपए की धनराशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से हस्तांतरित की गई। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 10 लाख बीमित कृषकों को लगभग 496 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान कराया गया। ओके, पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत 2024 में कृषकों के प्रक्षेत्रों पर विभिन्न क्षमता के कुल 22,000.89 सोलर पंपों की स्थापना करें। पीएम कुसुम योजना क्या है? सोलर पंप्स को बेसिकली स्टैब्लिश करती है। तो 22,089 सोलर पंपों की स्थापना कराई गई है। ओके, कृषकों को दुर्घटनावश मृत्यु, दिव्यांगता की स्थिति में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, ये हमने डिस्कस की ना, को लागू किया गया है 2019 से। कृषकों को गन्ना मूल्य भुगतान समय से सुनिश्चित कराने हेतु वर्ष 2017 से एस्क्रो अकाउंट मैकेनिज्म प्रारंभ किया गया है, जिसके फलस्वरूप चीनी मिलों में गन्ना मूल्य मदद की धनराशि के व्यायवर्धन पर पूर्ण अंकुश लगा है। ओके, बाकी चीज़ आप देख लो। आगे चलते हैं। महिला एवं बाल विकास में क्या इम्प्रूवमेंट्स आई है, मतलब क्या प्रोविजंस हैं? लखपति महिला योजना के अंतर्गत 21 लाख से अधिक दीदियों का चिन्हांकन किया गया है तथा 2 लाख से अधिक महिलाएं लखपति श्रेणी में आ चुकी है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट में बना के पूछा जा सकता है। ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब तक लगभग 1.86 करोड़ लाभार्थियों को गैस कनेक्शन वितरित किए जा चुके हैं, और इस योजना के लाभार्थियों को 2 निःशुल्क सिलेंडर वितरित किए जा रहे हैं। ओके, महिला स्वामित्व वाली प्रोड्यूसर कंपनियों के लिए महिला सामर्थ्य योजना संचालित है हमारी राज्य सरकार में। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, इसके तहत हम स्मार्टफोन और टैबलेट्स बांटते हैं ना बच्चों को, तो इसके अंतर्गत 49.86 लाख स्मार्टफोन और टैबलेट्स वितरित किए जा चुके हैं। ओके, प्रधानमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 54,833 अभ्यर्थियों को शिक्षुता प्रशिक्षण हेतु आयोजित किया गया। ये सारी डेटा इन्फॉर्मेशन दे रही है सरकार, इसको आप मेंस आंसर राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हो। ओके, 2024-25 में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना प्रारंभ की गई है। ठीक है, यह अपने तरह की पहली योजना है जिसमें सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने हेतु युवाओं को गारंटी मुक्त एवं ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 1 लाख नए सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना किए जाने का लक्ष्य है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखना। प्रतिवर्ष 1 लाख नए सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना किए जाने का लक्ष्य है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखो, मनरेगा जो हमारी योजना है उसमें 42% विमेन की पार्टिसिपेशन है। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 42% विमेन आर पार्टिसिपेटिंग इन मनरेगा योजना।
हमारे राज्य में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2.67 करोड़ ग्रामीण परिवारों को टैप वाटर पहुंचाने का क्या रखा गया है, लक्ष्य रखा गया है। ओके। राज्य स्मार्ट सिटी योजना के लिए कितना बजट प्रोविजन है? देखो 400 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के तहत 450 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बोल दे रही हूँ, ये आप मेंस आंसर राइटिंग में नोट कर सकते हो और स्टेटमेंट बनाकर भी ये पूछा जा सकता है कि इस स्कीम के अंदर कितना रुपए एलोकेट किया गया है। अच्छा देखो, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण हेतु कितना रुपए एलोकेट किया गया है? 2045 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। अच्छा, ये हमें पता है कि इंडिया पूरे वर्ल्ड में मिल्क प्रोडक्शन पे टॉप पे है और स्टेट्स में उत्तर प्रदेश हमेशा मतलब टॉप पे रहता है मिल्क प्रोडक्शन में। ओके। नंद बाबा दुग्ध मिशन के अंतर्गत कितना रुपए एलोकेट किया गया है? 203 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है हमारी, उसके लिए पुरुषों के लिए 195 करोड़ रुपए और महिलाओं के लिए 115 रुपए करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। ठीक है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत एकीकृत एक्वा पार्क मार्केट के निर्माण के लिए 190 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखना। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के लिए कितना रुपए? 600 करोड़ रुपए। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के लिए 400 करोड़ रुपए, ये हमने डिस्कस किया ना। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के लिए 100 करोड़। विंध्याचल धाम मंडल में माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 50 करोड़, ये हमने डिस्कस कर लिए पहले ही। प्रदेश में विज्ञान पार्क, साइंस सिटी, नक्षत्र शालाओं की स्थापना के लिए कितना रुपए? 50 रुपए करोड़ एलोकेटेड है। आगरा में साइंस सिटी की स्थापना, देखो आगरा में साइंस सिटी बन रही है, उसके लिए 25 करोड़ रुपए एवं वाराणसी में साइंस सिटी तथा नक्षत्रशाला की स्थापना हेतु 5 करोड़ रुपए व्यवस्था प्रस्तावित है। ये पॉइंट सब याद रखना। आगरा में एक साइंस सिटी बन रही है और वाराणसी में नक्षत्रशाला और साइंस सिटी बन रही है। खेल और युवा कल्याण में 223 करोड़ रुपए एलोकेटेड है। जनपद वाराणसी में पीपीपी मॉडल पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण तथा खेलो इंडिया के अंतर्गत वाराणसी के सिगारा स्टेडियम में का व्यापक विकास कराया जा रहा है। ओके। प्रदेश में पहली बार भारत सरकार के सहयोग से एक जनपद एक खेल योजना अंतर्गत 72 जनपदों में खेलो इंडिया सेंटर संचालित किए जा रहे हैं। ओके। ये पॉइंट देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एकदम अच्छे से आपको पढ़ना है। टोटल फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर कितना हो गया है? 9.96%। ओके। उत्तर प्रदेश हमारा दूसरे नंबर पे आता है इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर पे। ठीक है, द्वितीय स्थान है हमारे उत्तर प्रदेश का। देखो बाघों की संख्या 2018 में कितनी थी? 173 थी, जो कि 2022 में बढ़कर कितनी हो गई है? 205 हो गई है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या दुगनी होने के क्रम में उक्त टाइगर रिजर्व को TX2 अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व को TX2 अवार्ड से सम्मानित किया गया है क्योंकि वहाँ पे संख्या दोगुनी हो गई है बाघों की। जनपद गोरखपुर में कैंपियर रेंज के अंतर्गत रेड हेडेड गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, देश का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके। कन्या सुमंगला योजना के तहत 700 करोड़ रुपए एलोकेटेड है, ये हमने डिस्कस किया। और ये पॉइंट पे एक बार देख लेते हैं कि वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर नगर, झांसी एवं आगरा में मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास के निर्माण के लिए 170 करोड़ रुपए आवंटित हैं। कहाँ कहाँ बन रहा है हमारा? देखो वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर नगर, झांसी एवं आगरा में श्रमजीवी महिला छात्रावासों का निर्माण। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना के तहत कितना? 100 करोड़ रुपए एलोकेटेड है और पुष्टाहार कार्यक्रम के लिए 4119 करोड़ रुपए। ठीक है, हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय।